हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। मैं हूं संजीव वर्मा। आज हम लोग RTS 11 का सलूशन देखेंगे और ये भी एक फुल सिलेबस टेस्ट था। सारे फिजिक्स के टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, टू सोर्सेज ऑफ साउंड वाइब्रेटिंग एट 200 हर्ट्ज एंड 204 हर्ट्ज, द बीट फ्रीक्वेंसी। तो जब दो फ्रीक्वेंसीज दी हो तो बीट फ्रीक्वेंसी होती है हायर माइनस लोअर, डिफरेंस के बराबर। तो 204 माइनस 200, तो ये आ जाएगा 4 हर्ट्ज। तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। D1 D2 are ideal diodes and output of transformer is 10 volt. The current through the resistor is, रजिस्टर में करंट पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पर तो ये आपको पता है कि जैसे मान लो आधे साइकिल में ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। और एक फॉरवर्ड बायस है, एक रिवर्स बायस है, तो करंट फ्लो होगी ही नहीं। उल्टा दूसरे साइकिल में ये प्लस होगा, ये माइनस, तो नीचे वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ऊपर वाला रिवर्स बायस, तो करंट फ्लो नहीं होगी और इस वजह से करंट हमेशा जीरो रहेगी। तो आंसर होगा जीरो, जिसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए कैपेसिटर इज कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग मेटेलिक सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर। दो सर्कुलर डिस्क ली गई हैं जिनका रेडियस आर है। रेडियस आर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। प्लेस्ड फेस टू फेस विद ए सेपरेशन ऑफ डी, सेपरेशन इनके बीच का डी। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इनटू द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स सो दैट इट फिल्स द एंटायर विड्थ बट ओनली हाफ द एरिया बिटवीन द प्लेट्स। डाइलेक्ट्रिक ऐसे भरा गया है कि ये आधा एरिया भर देता है, ऐसे आधा खाली रखता है। तो पूछ रहे हैं अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो कैपेसिटेंस क्या होगा। देखो ये पूरा कैपेसिटर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक का कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं और एक का C2। जब डाइलेक्ट्रिक भरने से प्लेटों का एरिया डिवाइड होता है तो वो जो दो पार्ट्स बनते हैं कैपेसिटर के, वो आपस में पैरेलल में होते हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक भरने से प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डिवाइड होता है तो बनने वाले सारे पार्ट्स आपस में सीरीज में होते हैं। एरिया डिवाइड होता है तो आपस में पैरेलल में होते हैं। यहां एरिया डिवाइड हो रहा प्लेट का, तो दो पार्ट में कैपेसिटर बढ़ गया, दोनों पैरेलल में होंगे, तो जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो C1 प्लस C2 के इक्वल हो जाएगा। अब C1 C2 की वैल्यू रख दो। C1 जो है ऊपर वाला कैपेसिटेंस है, वो होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरा भरा हुआ है के, इंटू एरिया ऑफ द प्लेट्स, वो पाई आर स्क्वायर पूरी प्लेट का एरिया है, अपॉन 2 कर देंगे आधी प्लेट का, इंटू डी। ये ऊपर वाले हिस्से का कैपेसिटेंस हो जाएगा। नीचे वाले हिस्से के लिए करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, एरिया इसका भी पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा, डिस्टेंस डी। नीचे एयर है तो कोई के नहीं आएगा, जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2d कॉमन आ जाएगा, तो k प्लस 1 ऊपर आ जाएगा। तो आंसर आना चाहिए एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2d k प्लस 1। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर होगा थर्ड। आप लोग भी देखो और उसको प्रॉपर चेक कर लो। तो फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम वेवलेंथ आर कंपेयर्ड, विच वन कैरीज लार्जर मोमेंटम। कह रहे एक फोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों का वेवलेंथ सेम है, सेम वेवलेंथ है, तो कह रहे मोमेंटम किसका लार्जर होगा। हमें मालूम है चाहे वो फोटॉन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, दोनों के लिए जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो लैम्डा इक्वल टू h/p होता है। फोटॉन में तो ये नेचुरल वेवलेंथ है और इलेक्ट्रॉन के लिए ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है। तो जब दोनों का वेवलेंथ वो कह रहे हैं सेम है, लैम्डा सेम है, h सेम है, तो p भी दोनों का कैसा होगा, सेम। यानी फोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का मोमेंटम सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम होने की गारंटी है, डायरेक्शन सेम नहीं भी हो सकता है, तो दोनों का मोमेंटम सेम होगा। तो कह रहे हैं बताइए किसका लार्जर मोमेंटम है। तो आंसर होगा नीदर, सिंस बोथ हैव इक्वल मोमेंटम। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। An ideal monatomic gas at a temperature of 300 Kelvin at a pressure of 10 atmosphere is suddenly allowed to expand. Suddenly का मतलब होता है एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा।
जब भी कोई सडन प्रोसेस होगा गैस में तो प्रोसेस एडियाबैटिक होगा, तो डेल्टा क्यू 0 हो जाए। टेम्परेचर गैस का 300 केल्विन था और प्रेशर था आपको दिया हुआ है 10 एटमॉस्फेयर। ये सारा डाटा आपको गिवन है। अब आगे वो कह रहे हैं सडनली अलाउड टू एक्सपैंड इनटू वैक्यूम। ये भी ध्यान देना है, वैक्यूम में जब गैस एक्सपैंड करती है तो वो कोई वर्क नहीं करती, तो उसका वर्क डन 0 हो जाएगा। नो एक्सचेंज ऑफ हीट इज अलाउड टू टेक प्लेस बिटवीन द गैस एंड सराउंडिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस। लिख भी दिया गया है कि एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता है, मतलब हीट ना तो बाहर से अंदर आती है गैस में, ना गैस से बाहर जाती, तो डेल्टा क्यू 0 होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस हमें पहले ही पता चल गया था। आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड फाइनल टेम्परेचर, तो कह रहे फाइनल टेम्परेचर बताइए। तो आपको पता है डेल्टा क्यू 0 है, डेल्टा डब्ल्यू 0 है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे आप इसमें, तो जब वर्क डन 0 हुआ, हीट एब्जॉर्ब रिलीज 0 है, तो डेल्टा यू भी 0 होगा, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होगा। और जब गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, और इंटरनल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, तो जब इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 है तो टेम्परेचर में भी चेंज 0 होगा, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो टी कांस्टेंट रहेगा। 300 केल्विन टेम्परेचर था, तो फाइनली भी वो 300 ही रहेगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 300 केल्विन। प्लेन वेव्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ये दो वेव्स यहां से आई हैं और यहां जाकर ये कॉन्वेक्स लेंस लगा है, बाई कॉन्वेक्स, और यहां जाकर ये फोकस करती। यहां पर जो स्लैब है ये वाला, ये स्लैब का ऊपरी हिस्सा जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, मोटाई या चौड़ाई जो भी कह लो वो टी है, और निचले हिस्से का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो कह रहे हैं बताइए दोनों वेव्स में यहां जब पहुंचेंगे तो इसमें फेज डिफरेंस कितना होगा, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। तो सीधा कॉन्सेप्ट होता है, फेज डिफरेंस अगर दो वेव्स के बीच का निकालना है तो ये सीधा होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो अगर पाथ डिफरेंस पता चल जाए तो फेज डिफरेंस निकल आएगा। अब पाथ डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, तो देखो जो पहली वेव है यहां पर, नॉर्मली जो हम जब पाथ डिफरेंस निकालते हैं वेव्स में तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ लेते हैं। ऑप्टिकल पाथ लेंथ का मतलब होता है जो सिंपल लेंथ होती है उसको ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं, और अगर ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालनी है तो किसी मीडियम के अंदर अगर कोई लेंथ टी है और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो उसकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ होती है म्यू टी। मीडियम में लेंथ अगर टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होती है म्यू टी। तो यहां पर देखो ऊपर वाले वेव, जो ऊपर वाली वेव है फर्स्ट वाली, इसकी लेंथ अगर लिखेंगे तो पाथ डिफरेंस लिखेंगे, तो देखो इस टी वाले यहां टी जो थिकनेस है मीडियम के अंदर है, तो अगर पूरी लेंथ लिख के दिखाएं, पूरा डिटेल में करके दिखाएं आपको, तो देखो पूरा डिटेल में करेंगे तो जो फर्स्ट वाली वेव है इसका नाम रख लेते हैं कुछ, यहां से यहां तक पी क्यू और यहां से यहां तक क्यू आर। दूसरे वाले का यहां से यहां तक पी डैश क्यू डैश और यहां से यहां तक क्यू डैश आर। तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो पाथ लेंथ का डिफरेंस होगा, लेकिन पाथ लेंथ कौन से लेंगे, ऑप्टिकल। जो मीडियम एयर है जहां पर वहां ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल सेम होंगी। तो जैसे अब दोनों का डिफरेंस लिखो, ऊपर वाले वेव की जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो है इधर वाली क्यू आर है, इधर वाली पी क्यू है, लेकिन जो पी क्यू लेंथ है इस पी क्यू लेंथ में से टी लेंथ मीडियम में है, तो पी क्यू माइनस टी हो गई एयर में, ये एयर में हो गई। और जो टी लेंथ मीडियम के अंदर है इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ टी है, तो ऑप्टिकल लेंथ क्या हो जाएगी, म्यू टी। क्या कहने मेरी बात समझ में आई। यहां से यहां तक ज्योमेट्रिकल लेंथ पी क्यू है और ये जो टी है ये मीडियम के अंदर है, तो अगर एयर में ज्योमेट्रिकल लेंथ देखें तो कितनी है, पी क्यू माइनस टी, ये एयर में है और टी कहां है, मीडियम के अंदर। तो वो जो मीडियम के अंदर है उसकी जब ऑप्टिकल लेंथ निकालेंगे तो म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो टी था उसकी जगह म्यू टी आ गया। तो यहां से यहां तक की लेंथ हो गई पी क्यू माइनस टी प्लस म्यू टी, और आगे तो पूरा एयर ही है तो आगे की लेंथ हो गई क्यू आर। ये हो गई एक वेव की लेंथ।
माइनस, ये μ1t था तो μ1t लिख दिया। दूसरे वेव की लेंथ लिखेंगे तो फिर वही PQ डैश माइनस टी, ये ज्योमेट्रिकल लेंथ हो गई एयर वाली, वही ऑप्टिकल हो जाएगी, प्लस μ2t प्लस Q डैश आर, ये हो जाएगी दोनों की टोटल पाथ लेंथ। घटा देंगे पाथ डिफरेंस आ जाएगा। PQ और PQ डैश इक्वल हैं आपस में, तो जब ये इक्वल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। दिख रहा है PQ और PQ डैश इक्वल है। QR और Q डैश आर भी इक्वल हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। माइनस टी और ये प्लस टी आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा यहां से μ1t माइनस μ2t, यानी μ1 माइनस μ2 इंटू टी, ये पाथ डिफरेंस आ गया। अब फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस आया है μ1 माइनस μ2 इंटू टी। तो सही ऑप्शन होना चाहिए सेकंड वाला। तो समझ आ गया ना कैसे लिखा गया, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, जब प्रैक्टिस होगी तो डायरेक्ट जान जाओगे। इसमें एक्स्ट्रा लेंथ क्या है, μt माइनस टी, इसमें μ1t माइनस टी, इसमें एक्स्ट्रा लेंथ क्या है, μ2t माइनस टी, माइनस कर दो। पूरी पाथ लेंथ लिखनी है तो पूरी लेंथ लिख लो, और लेंथ जो है वो अगर एयर में है तो वही ज्योमेट्रिकल वही ऑप्टिकल, लेकिन अगर वो किसी मीडियम के अंदर है तो उस मीडियम वाली लेंथ को उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो ऑप्टिकल लेंथ होगी, और उसी को यहां यूज करना होता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ए न्यूक्लियस, क्वेश्चन है, ए न्यूक्लियस मे बी लेफ्ट एक्साइटेड आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स विच देन रेडिएट गामा रे फोटॉन्स। बिल्कुल सही ऑप्शन है। न्यूक्लियस में जब अल्फा बीटा बनते हैं, जैसे कैसे बनते हैं देखो, जैसे बीटा कैसे बनता है या अल्फा कैसे बनता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आपस में मिलकर एक अल्फा पार्टिकल बनाते हैं, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्यों रिलीज होगी, हर वो रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है, जो अपने आप होती है, उसके होने में एनर्जी रिलीज होती है। अगर एनर्जी रिलीज नहीं हो रही तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी, तो एनर्जी रिलीज हुई। अब न्यूक्लियस इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता था, वैसे यहां न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। बस अंतर इतना है कि इलेक्ट्रॉन फिजिकली चला जाता था फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वहां पर न्यूक्लियस में ऐसे कोई ऑर्बिट नहीं होते हैं, ऑर्बिट जैसा सिस्टम होता है। तो न्यूक्लियस एक्साइटेड हो जाता है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन वो जाता कहीं नहीं, फिजिकली कहीं ट्रांसफर नहीं होता। एक्साइटेड स्टेट के न्यूक्लियस को स्टार लगाकर देखते हैं। फिर जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में 10 टू द पावर -8 सेकेंड्स के लिए रुकता है, फिर सारी एनर्जी को फोटोन के फॉर्म में रिलीज करके वापस लौट आता है। तो वैसे ही न्यूक्लियस जो है थोड़ी देर के लिए वहां पर बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए रुकता है एक्साइटेड स्टेट में, उसके बाद फिर इस एनर्जी को रिलीज करके वापस ग्राउंड स्टेट में लौट आता है और एनर्जी रिलीज करता है गामा फोटोन के फॉर्म में, और यही गामा फोटोन अल्फा के साथ एमिट होता है। इसी तरह से जब बीटा बनता है तो बीटा के साथ भी गामा बनता है, तो जब अल्फा निकलेगा तो साथ में गामा निकलेगा एनर्जी निकालने के लिए, जब बीटा निकलेगा साथ में गामा फोटोन निकलेगा एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो यही पूरा अरेंजमेंट होता, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है न्यूक्लियस हैज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स एज प्रेजेंट इन द एटम। सही स्टेटमेंट है, न्यूक्लियस में भी लगभग वैसा अरेंजमेंट होता है जैसा एटम में होता है ना, जैसा इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो इसमें भी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। न्यूक्लियस भी एक्साइटेड स्टेट में जाता है इलेक्ट्रॉन की तरह, न्यूक्लियस भी जब वापस लौटता है तो एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज करता है, और वो स्पेशली गामा फोटॉन्स एमिट करता है। सारी चीजें वैसी हैं, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। A gas is compressed adiabatically. Which of the following statements is not correct? कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस किया गया है, तो एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस करेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू 0 होगा। वो कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, रह ही नहीं सकती। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा क्यू 0 है तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो।
एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन है, कॉम्प्रेशन प्रोसेस में वर्क हमेशा नेगेटिव होता है, तो जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होने से चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और उसमें लिखा कांस्टेंट रहेगी। तो पक्का ये गलत है, और जो गलत है वही हमें चुनना है, जो नॉट करेक्ट है वही चेक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन नॉट करेक्ट है। सेकेंड, टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये करेक्ट है। देखो, इंटरनल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, तो जब यू बढ़ गया तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस ये सही है, तो ये सही है, करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं। मॉड ऑफ वर्क डन इक्वल टू मॉड ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये तो देख ही रहे हो, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मॉड लगा दिया तो माइनस साइन छोड़ देंगे, तो ये भी सही है। हीट इज नॉट सप्लाइड टू द सिस्टम, एडियाबेटिक प्रोसेस है, डेल्टा क्यू जीरो होगा तो सिस्टम ना तो हीट एब्जॉर्व करेगा ना रिलीज करेगा, तो डेल्टा, तो ये भी सही है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट ऑप्शंस, हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना है, तो वो पहला हो जाए, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। The resistance between A and B is found to be 500 ohm, while that between A and C is found to be 400 ohm. The minimum possible value of R2. सिर्फ प्रेजेंटेशन क्वेश्चन का वैसा है, बाकी कुछ नहीं कह रहे हैं। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो जब ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस लिखेंगे तो एक टर्मिनल ए को लेंगे, एक टर्मिनल बी को लेंगे, करंट ए से बी की तरफ फ्लो करेगी, तो R3 बेकार हो जाएगा, क्योंकि इधर से सर्किट ओपन हो जाएगा, जिसके क्रॉस रेजिस्टेंस लिखते हैं उसको टर्मिनल मान लेते हैं, तो वहां बैटरी लग जाएगी, तो समझ लो ए और बी के क्रॉस तो बैटरी लग गई, लेकिन ये ओपन रह जाएगा, और ये ओपन होगा तो बेकार रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो इसका यूज ही नहीं होगा, इधर करंट नहीं जाएगी, तो ये यूजलेस रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अब जो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में होंगे, तो हो जाएगा R1 प्लस R2, और ये आपको 500 दिया है, तो इक्वल टू 500, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब दोबारा कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस निकाला गया है उसी तरह से दोबारा ए और सी के बीच में, जब ए और सी के बीच में निकालेंगे तो एक टर्मिनल ए हो जाएगा, एक टर्मिनल सी, तो R2 बेकार हो जाएगा, जो करंट ए से आएगी वो सी की तरफ चली जाएगी, R2 की तरफ सर्किट ओपन होगा, करंट नहीं जाएगी। तो अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ए और सी के बीच में वो हो जाएगा R1 प्लस R3, और ये आपको 400 ओम दिया हुआ। अब इन दोनों के हेल्प से पूछ रहे हैं मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ R2 बताइए। माइनस कर दीजिए, दोनों को माइनस कर देंगे, R1 कैंसिल हो जाएगा, तो R2 माइनस R3 ये 100 आ जाएगा, तो R2 आ जाएगा 100 प्लस R3, R2 आ जाएगा 100 प्लस R3, ये आ जाएगा। अब कह रहे हैं R2 की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो देखो R2 इक्वल टू 100 प्लस R3, 100 तो कांस्टेंट हो गया, तो R2 तभी मिनिमम होगा जब R3 मिनिमम हो जाए, R2 तभी मैक्सिमम होगा जब R3 मैक्सिमम हो जाए, और R2 को मिनिमम पूछा गया कितना होगा, तो उसके लिए R3 को मिनिमम होना पड़ेगा, और R3 की मिनिमम, किसी भी रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, भाई नेगेटिव तो रेजिस्टेंस होता नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो अगर R3 0 हो जाए, मिनिमम हो जाए, तो R2 भी मिनिमम होगा, और R2 की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 100, तो उस हिसाब से R2 की मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो 100 ओम आ जाएगी, तो सही ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। ए ब्लॉक ऑफ वुड इज इमर्स्ड इन वाटर, एज्यूम दैट वुड इज इम्परवियस टू वाटर। एक वुड का ब्लॉक वाटर में डूबा हुआ है, और कह रहे हैं वुड इज इम्परवियस टू वाटर, मतलब वाटर वुड के अंदर एंटर नहीं करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि लकड़ी के अंदर पानी सोख गया और पानी सोखने से जो वुड है वो भारी हो गया, उसका वेट बढ़ गया, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं इम्परवियस है, मतलब पानी वुड के अंदर एंटर नहीं कर सकता। एंड इट फ्लोस हाफ इमर्स्ड इन द लिक्विड, ये आधा डूबा हुआ है, मतलब अगर इसकी लेंथ L है तो ये L/2 बाहर है और L/2 अंदर है, हाफ इमर्स्ड है। इट इज प्लेस्ड इन एन एलिवेटर विच इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ये पूरा सिस्टम किसी एलिवेटर में रखा है और ये एलिवेटर किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। पूछ रहे हैं क्या होगा, तो देखो इसका सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि किसी बॉडी का किसी लिक्विड में जो डूबा हुआ फ्रैक्शन होता है, डूबा हुआ हिस्सा होता है, आधा, चौथाई, 1/3, 1/4 जितना डूबा हुआ, वो
एक्सेलरेशन पर यानी इफेक्टिव जी पे डिपेंड नहीं करता। इफेक्टिव जी का मतलब है लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट हॉरिजॉन्टल चल रही है, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि उसमें जी आता ही नहीं। तो चाहे तुम लिफ्ट को ऊपर ले जाओ चाहे नीचे ले जाओ, जो डूबे हुआ हिस्सा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्यों नहीं पड़ेगा इसको समझ भी सकते हो। इस हिस्से का जो वेट है, देखो इसका जो वेट है, डूब तैर रहा है, इसका मतलब वेट अपथ्रस्ट से बैलेंस होगा। वेट होगा इसका mg, वेट कितना होगा mg। और जो बॉइंट फोर्स होगा ऊपर की तरफ, बॉइंट फोर्स होता है डूबा हुआ वॉल्यूम। तो डूबा हुआ वॉल्यूम होगा एरिया, अगर a मान लें, लेंथ l/2 है, तो डूबा हुआ वॉल्यूम a इंटू l/2 हो जाए, इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी। लिक्विड की डेंसिटी को रो मान लें तो इंटू रो इंटू जी, ये बॉइंट फोर्स होता है। अगर ये फ्लोट कर रहा है, डूबी हुई लेंथ जो है, तो अगर ये फ्लोट कर रहा है तो l/2 रो इंटू जी, ये mg को बैलेंस करेगा। g से g कैंसिल हो जाएगा, तो जो डूबी हुई लेंथ है इसको सॉल्व करोगे तो ये m/a रो आ जाएगा। और इसमें देखो g यानी एक्सेलरेशन वाला कोई टर्म आया ही नहीं। और जब एक्सेलरेशन वाला टर्म नहीं आया यानी इसको तुम जमीन पे रखो, रेस्ट में रखो, इसको तुम ऊपर ले जाओ, किसी एक्सेलरेशन से नीचे ले जाओ, डूबे हुए हिस्से के वॉल्यूम में कोई डूबे हुए पोर्शन में कोई चेंज नहीं होना है, क्योंकि डूबे हुए पोर्शन की लेंथ उसमें जी आता ही नहीं। जिसमें जी नहीं आता तो समझ लो, उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ते थे ना, पढ़ा हम लोगों ने कि कोई चीज लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जिस जिस फॉर्मूले में जी आता है वहां जी की जगह g+a लिख देते हैं। लिफ्ट नीचे जा रही है a एक्सेलरेशन से तो g की जगह g-a। हॉरिजॉन्टली जा रही है तो g की जगह √g² + a²। लिक्विड के अंदर डूब गई कोई चीज तो g की जगह g इंटू 1 - रो/d। रो और डी डेंसिटीज हैं बॉडी की और लिक्विड की। मून पे ले गए तो g की जगह g/6। फ्री फॉल हो रहा है तो g की जगह 0। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसी को इफेक्टिव जी कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव जी उसी में आएगा जहां जी होता हो, जी आता हो, और यहां तो जी कैंसिल आउट हो गया, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डूबे हुए हिस्से पर, वो जितना डूबा था उतना डूबा रहे। तो क्वेश्चन है क्या होगा, तो ब्लॉक फ्लोट्स स्लाइटली मोर ऑफ, ब्लॉक फ्लोट्स हाफ इमर्स, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ब्लॉक अभी भी आधा डूबा हुआ तैरेगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a household AC circuit has an applied voltage of 220 volt RMS and the current flowing through the circuit is इतने। तो VRMS दिया है आपको 220 वोल्ट, IRMS आपको दिया है 2.2 एम्पियर। पूछ रहे हैं फेज डिफरेंस बिटवीन 60 डिग्री है, करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई वो 60 डिग्री दिया हुआ। तो पूछ रहे हैं क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला इंपीडेंस दिया है, इंपीडेंस तो ऐसे ही जानते हो, IRMS इक्वल टू होता है VRMS/Z। IRMS दिया है 2.2, VRMS दिया है 220 और Z निकालना है। तो Z सॉल्व होकर आ गया 220/2.2, तो 100 ओम आ जाएगा। तो इंपीडेंस इन द सर्किट इज 100 ओम, ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम में हम क्वेश्चन कर रहे होते, पहला सही हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहां थोड़ा समझ लो, रेजिस्टेंस कह रहे हैं सर्किट में कितना होगा, तो देखो फेज डिफरेंस दिया है और तुम्हें मालूम है cos डेल्टा फाई R/Z होता है। फेज डिफरेंस जो है डेल्टा फाई करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस है, और cos डेल्टा फाई की वैल्यू R/Z होती है। अब डेल्टा फाई 60 डिग्री दिया है, Z आपने 100 निकाला है, तो R जो आएगा वो Z cos 60 आएगा, और Z 100 है, cos 60 1/2 है, तो R 50 ओम आ जाए। यहां दिया है 200 ओम, गलत हो जाए। पावर डिसिपेटेड चेक कर लो निकाल के, पावर का फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS cos डेल्टा फाई। डेल्टा फाई भी आपको पता है, VRMS भी पता है, IRMS भी पता है, पावर निकाल लोगे चेक हो जाएगा। तो इस तरह से सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो। लेकिन यहां घर पर चूंकि प्रैक्टिस के लिए टेस्ट दे रहे हैं तो चेक कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में जैसे आता पहला करेक्ट हो गया तो बस आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ना। तो सही है ये ऑप्शन, आगे बढ़ते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए स्मूथ कर्व AB, यहां से रिलीज किया गया, ये स्मूथ है यानी यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। एंड देन इट इनकाउंटर्स ए रफ सरफेस, बाद में आगे रफ सरफेस है, यहां फ्रिक्शन है।
और आके सी पर रुक जाता है, कमिंग टू रेस्ट एट सी, यहां पर आके ब्लॉक रुक जाता है, फ्रिक्शन है तो रोक देता है। कह रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताइए, ये पर सेकंड स्क्वायर है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताइए क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ब्लॉक यहां से जब चला था तो रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और जब सी पर पहुंचा तो भी रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी 0। जब इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटी 0 ही हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। वर्क कौन कौन करेगा ब्लॉक पर, तो इसको पता लगाने के लिए एफबीडी बना लेते हैं, जरूरत नहीं बनाने की, ऐसे समझ जाएंगे। एक mg होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा और एक फ्रिक्शन होगा। वो शुरू में नहीं है, बाद में आएगा, लेकिन आएगा। तो 3 लोग हैं, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और mg। नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा नहीं, क्योंकि वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के या मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगेगा, 90 डिग्री के एंगल पे होगा। FD cos 90 वाले फॉर्मूले से उसका वर्क 0 हो जाएगा, तो वो वर्क करेगा नहीं। अब जब नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा नहीं तो 2 लोग वर्क करेंगे, तो एक ग्रेविटी का वर्क आएगा और एक फ्रिक्शन फोर्स का वर्क आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क हो जाएगा माइनस टाइम्स वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क FD cos थीटा से भी निकाल सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट अच्छा तरीका होता है, याद कर लो उसको, कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता है माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क है तो माइनस टाइम्स चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग फोर्स का वर्क होगा तो माइनस टाइम्स चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, एंड सो ऑन, इस तरह निकाल सकते हैं। तो अब यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब कभी लिखनी होती है तो एक रेफरेंस लेते हैं, कहीं भी 0 मानते हैं। तो मान लो ग्राउंड लेवल पर ही 0 मान लिया, इसको हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस ले लिया। अब अगर यहां 0 है तो फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, और शुरू में इनिशियल होगी, और इनिशियल हाइट जो 0 लेवल से दी है वो 5 दी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो शुरू में हाइट 5 है, तो फाइनल तो 0 हो गई, इनिशियल हो जाएगी mgh। तो मास है 1 kg, g है 10 और हाइट है 5 मीटर। प्लस में होगी लेकिन माइनस साइन लगा था तो माइनस हो गया। तो इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स का वर्क सीधा सीधा सॉल्व होकर आ गया -50 जूल, -50 जूल। तो सही ऑप्शन होगा यहां पर फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। The two small paramagnetic samples are placed in an strong external magnetic field B। 2 पैरामैग्नेटिक सैंपल्स हैं, उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। तो कह रहे हैं 2 स्मॉल पैरामैग्नेटिक सैंपल्स हैं, दे आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। ये एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू बी दी हुई है। आगे कह रहे हैं इफ द 2 सैंपल्स आर प्लेस्ड विद ए सेपरेशन दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। इनके बीच में कुछ सेपरेशन है और ये एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल है, मतलब ये ऐसे रखे गए, वरना खड़े खड़े भी रखे जा सकते थे। ऐसे फील्ड ऐसे है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल रखे हैं, ऐसे भी रखे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि इनके बीच का स्पेस फील्ड के पैरेलल है तो ऐसे रखे गए। देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 सैंपल्स ऑन ईच अदर। कैसा फोर्स दोनों लगाएंगे, तो आपको पता है कि जब भी कोई सैंपल एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे वो उसको मैग्नेटाइज कर देगा, तो एक्सटर्नल फील्ड इन दोनों को मैग्नेट बना देगा। वीक मैग्नेट दोनों बनेंगे चूंकि पैरामैग्नेटिक है, लेकिन इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा वो एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आगे की तरफ होगा और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आगे की तरफ होगा, एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में होगा। ये समझ में आती बात है। अब ये 2 डायपोल बन गए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायपोल पढ़ते हैं वैसे यहां 2 डायपोल बन गए। 2 डायपोल अगर कोएक्सियली रखे हुए हैं और दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम है तो दोनों में अट्रैक्शन होता है, तो सिंपली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर इनके बीच का फोर्स पूछा जाए
तो फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 6m1m2 अपॉन r की पावर 4। r इनके बीच का डिस्टेंस है, ऐसा कुछ फोर्स होता है। लेकिन इतनी जरूरत नहीं है आपको ये सब, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में। यहां तो बस ये पूछना है अट्रैक्शन होगा कि क्या होगा, तो ऐसे ही बता सकते हो। ऐसे कैसे बताओगे, देखो जैसे ये मैग्नेटिक मोमेंट आगे है, मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ होता, तो इधर साउथ होगा इधर नॉर्थ होगा। इसका भी आगे है तो इधर साउथ होगा इधर नॉर्थ होगा। अब साउथ और नॉर्थ पास पास आ गए और अपोजिट पोल्स में आपस में अट्रैक्शन होता है, तो ये साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्शन होगा इनके बीच में। तो पूछना है क्या होगा, तो फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। A particle moves around a circle with a unique uniform speed in each revolution। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और कह रहे हैं हर रेवोल्यूशन में उसकी स्पीड यूनिक है। यूनिफॉर्म तो है ही, यूनिक है मतलब हर एक रेवोल्यूशन में स्पीड उसकी फिक्स है। अलग अलग रेवोल्यूशन में स्पीड बदल जाती, पहले चक्कर में एक स्पीड, दूसरे चक्कर में दूसरी स्पीड, तीसरे चक्कर में तीसरी स्पीड, और हर पूरे राउंड में स्पीड कांस्टेंट रहती। लिखा है आगे, आफ्टर द फर्स्ट रिवोल्यूशन एंड ड्यूरिंग द सेकेंड रिवोल्यूशन द स्पीड डबल्स। मतलब पहले रिवोल्यूशन के बाद अगले रिवोल्यूशन में स्पीड डबल हो जाती एंड बिकम्स 3 टाइम्स द इनिशियल स्पीड इन एंड सो ऑन। कह रहे स्पीड पहले रिवोल्यूशन में जैसे v, फर्स्ट राउंड में स्पीड अगर v है तो सेकेंड राउंड में कह रहे हैं 2v है, थर्ड राउंड में 3 गुना यानी 3v, और फोर्थ राउंड में 4 गुना यानी 4v। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। द टाइम फॉर द फर्स्ट रिवोल्यूशन इज 12 सेकेंड। अच्छा टाइम भी आप जानते हो, टाइम होता है 2 पाई r बाई स्पीड, और ये आपको 12 सेकेंड दिया है फर्स्ट रिवोल्यूशन का टाइम। फर्स्ट रिवोल्यूशन में टाइम आपको 12 सेकेंड दिया। तो पूछ रहे हैं द एवरेज टाइम पर रेवोल्यूशन फॉर द फर्स्ट 4 रेवोल्यूशंस। पहले 4 रेवोल्यूशंस के जो टाइम होंगे उसका एवरेज बताना। तो एकदम बेसिक है, देखो पहले रिवोल्यूशन का टाइम 12 सेकंड दे दिया गया तो 12 हो गया। दूसरे रिवोल्यूशन में स्पीड डबल हो गई, जब स्पीड डबल हो जाएगी तो टाइम आधा हो जाएगा, तो 12 का आधा 6 हो जाएगा। तीसरे रिवोल्यूशन में स्पीड 3 गुना हो गई, स्पीड 3 गुना हो जाएगी तो टाइम पीरियड 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ये देखो मतलब 3 गुना हो गई तो टाइम पीरियड 1/3 टाइम्स हो जाएगा। 12 था, इसका 1/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। भाई स्पीड जितने गुना यहां करते जाओगे, स्पीड 3 गुना करोगे तो टाइम 1/3 हो जाएगा। 12 था, 12 का 1/3 4 हो जाएगा। स्पीड 4 गुना करोगे तो जब स्पीड 4 गुना कर दोगे तो टाइम 1/4 हो जाएगा। 12 का 1/4 करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी टोटल टाइम आ जाएगा 12 + 6 + 4 25 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम 4 रिवोल्यूशंस का 25 सेकेंड्स आ गया। एवरेज टाइम पूछ रहे हैं चारों रिवोल्यूशंस का एवरेज। एवरेज से मतलब मीन पूछ रहे हैं, मीन जोड़ के डिवाइड कर देंगे तो टोटल 25 आया। 4 रिवोल्यूशंस हैं तो एक रिवोल्यूशन का टाइम हो जाएगा 6.25 सेकेंड्स। तो यहां से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो थर्ड 6.25 सेकेंड सही ऑप्शन है ना। ए हैवी बट यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग। ये सिंपल क्वेश्चन है। सीलिंग से एक रोप इस तरह से लटक रही है। इस रोप में यहां से x डिस्टेंस पे आपको ट्रांसवर्स वेव की स्पीड पूछी गई। किसी भी रस्सी में ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का फॉर्मूला होता है √T/μ। T होता है टेंशन और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। यहां x डिस्टेंस पे जो टेंशन होगा वो आप सब लोग समझ सकते हो। यहां से रस्सी को काट देंगे, काटेंगे तो जो टेंशन आएगा वो नीचे वाली रस्सी के वेट के बराबर है। तो टेंशन होगा यहां पर T मान लें अगर, तो T = M/L × X × G। पूरी थ्रेड का लेंथ अगर L है, मास M है, तो टेंशन होगा इसका वेट, जो नीचे वाला हिस्सा है इसके वेट के बराबर। लटकते हुए थ्रेड में जहां भी टेंशन लिखना होगा नीचे वाले हिस्से के वेट के बराबर टेंशन होगा। तो नीचे वाले हिस्से के वेट के बराबर टेंशन लोगे
तो ये m/l इंटू एक्स इसका मास हो गया इंटू जी। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो जो स्पीड सॉल्व होकर आएगी वो आएगी √T/μ। टी की जगह रखेंगे m/l xg और म्यू हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ यानी m/l। m/l से m/l कैंसिल होगा तो स्पीड आएगी √xg। √xg तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है। इसमें आपसे ये भी पूछ सकते थे कि टाइम बताओ कि एक वेव को यहां क्रिएट किया गया लोअर एंड पे, तो टॉप तक जाने में टाइम कितना लगेगा। स्पीड पता हो गई लेकिन स्पीड वेरिएबल है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं कर सकते हैं। स्पीड को dx/dt लिख लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, उससे टाइम सॉल्व हो जाएगा। तो टाइम आएगा सॉल्व होकर 2√L/g, g/l टाइप का कुछ। तो वो सॉल्व कर लोगे पता चल जाएगा कितना आएगा। इसको dx/dt लिखो, इंटीग्रेट कर दो 0 से l। A ray of light is incident on a mirror which is lying in the xy plane। एक मिरर xy प्लेन में लाई कर रहा है, यानी ये मिरर हो गया xy प्लेन में, ये नॉर्मल हो गया। जब मिरर xy प्लेन में है तो नॉर्मल z एक्सिस के लॉन्ग होगा, परपेंडिकुलर होता है। कह रहे हैं द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में गई और इस वेक्टर का वैल्यू दिया है 3i - 4j + 2k, ये दिया। तो पूछ रहा है इंसिडेंट रे का वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये समझ लो, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, थोड़ी सी मैथ्स है, लेकिन उसमें भी दिमाग नहीं लगाना, याद करके काम कर सकते हो। याद कर लो उसको डायरेक्टली। रिफ्लेक्शन में रे का केवल वो कोऑर्डिनेट रिवर्स हो जाता है जो नॉर्मल के अलोंग होता है। जैसे यहां नॉर्मल z एक्सिस के अलोंग है तो जो z कंपोनेंट होगा रे में वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब साइन उसका उल्टा हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे है तो इंसिडेंट रे में क्या होगा, x कंपोनेंट ऐसा का ऐसा रहेगा, y कंपोनेंट वैसे का वैसा रहेगा। जो नॉर्मल वाली डायरेक्शन, नॉर्मल किस डायरेक्शन में है z, तो z वाला कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा, तो -2k। तो 3i + -4j - 2k, तो ये सही ऑप्शन होगा सेकेंड वाला। तो यहां सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। तो सिंपल है, इंपीडेंस रेजिस्टेंस होता है ओम और कंडक्टेंस होता है 1/ओम। ओम इंटू 1/ओम, यही डायमेंशनलेस हो जाए। बाकी देख के लग रहा है कोई डायमेंशनलेस नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए। इन द गिवन सर्किट ए बी एंड सी आर द इनपुट्स एंड वाई इज द आउटपुट, देन वाई इज। ए बी सी इनपुट है, वाई आउटपुट है, वाई पूछ रहे हैं। तो देखो ये अगर ए बी है, ये नॉर गेट है, तो नॉर गेट का मतलब और का नॉट, तो ये रिजल्ट आएगा a + b बार, ये आएगा। और ये सी है तो ये सी ही रहेगा। ये एंड गेट है तो a + b का बार और c जब एंड गेट में जाएंगे तो जो y आएगा फाइनल y आएगा वो आएगा a + b बार डॉट c, ये आएगा। डी मॉर्गन लॉ लगा दो, a + b बार, a + b बार करोगे तो ये हो जाएगा a बार डॉट b बार डॉट c, ये रिजल्ट आ गया। अब चेक कर लो, कह रहे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सारे ऑप्शन चेक करने, हम एक दो चेक करके बता देते हैं। जैसे इसमें लिखा है हाई फॉर ऑल लो इनपुट्स। लो इनपुट्स के लिए हाई होगा, मतलब लो इनपुट मतलब इनपुट 0 दोगे तो आउटपुट हाई आएगा यानी 1 आएगा। तो लो इनपुट लो, a 0 ले लो और b 0 ले लो। लो इनपुट का मतलब ये हुआ a और b 0 ले लो। y चेक करो, चेक करते हैं। तो y क्या आएगा, देखो a 0 लोगे तो a बार हो जाएगा 1, b 0 लोगे तो b बार 1 हो जाएगा, तो ये 1.1 आएगा। और c 0 लोगे तो ये 0 रहेगा। 1.1 किसी के साथ करोगे तो 1 ही आता है, 1 के साथ डॉट हमेशा 1 आता है, तो ये 1 हो जाएगा। और 0 के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा, तो आंसर 0 आएगा। और 0 मतलब लो आ गया, तो जब लो इनपुट लिए तो आंसर लो आया, जबकि इसमें लिखा हाई फॉर लो इनपुट्स, तो पहला तो पक्का गलत हो गया। और ये भी पता चल गया चौथा सही है, क्योंकि इसमें लिखा ऑल लो इनपुट्स के लिए लो होगा, सही आंसर है। जब हमने लो इनपुट्स लिए तो आंसर भी लो आ गया, तो सही आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ, है ना। आगे बढ़ते हैं।
At the moment of projection of a projectile, initial speed u, mass m, angle of projection theta, the power due to force of gravity. एक प्रोजेक्टाइल को यहां से प्रोजेक्ट किया गया है स्पीड u से थीटा एंगल पे, mg का पावर पूछ रहे हैं, पावर ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा एग्जैक्टली जब फेंका गया उस वक्त पावर पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर पावर पूछ रहे हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं। तो पावर होगा एफ डॉट वी, एफ डॉट वी करेंगे तो mg एक फोर्स हो गया, mg डॉट और u ये होगा। अच्छा mg और u में ये एंगल 90, ये थीटा, तो पूरा 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो ये a डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस और एंगल बन रहा है mg और u के बीच में 90 प्लस थीटा। देखो mg नीचे है, u ऐसे, एंगल टोटल कितना बनेगा 90 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस mg u साइन थीटा। तो पावर आ जाएगी इनिशियल कंडीशन में माइनस mg u साइन थीटा, और सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। A projectile is fired so as to give a maximum horizontal range of 1 किलोमीटर। मैक्सिमम रेंज होती है 45 डिग्री पे और वो होती है u स्क्वायर बाई जी, और ये आपको 1 किलोमीटर दिया है। What would be the maximum height reached by it if it were to be fired vertically upward? अब कह रहे हैं इसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाए उसी स्पीड से, तो पूछ रहे हैं मैक्सिमम हाइट बताओ। तो आप सबको पता है जब वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर बाई 2g, ये होती। कह रहे हैं कितनी होगी, देखो u स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 1 किलोमीटर दी है, तो u स्क्वायर बाई जी की जगह 1 किलोमीटर रख दोगे तो ये 1/2 किलोमीटर आ जाएगा, और 1/2 किलोमीटर यानी 500 मीटर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1/2 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए हेमिस्फेरिकल शेल एंड ए सिलिंड्रिकल शेल। एक हेमिस्फेरिकल शेल है, हेमिस्फेरिकल शेल का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे इधर होता है यहां, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। और सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके सेंटर पे यहां होगा C2, और ये भी यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा r/2, क्योंकि पूरा r है आधे पे होगा तो r/2 पे होगा। और दोनों का कह रहे हैं हाइट सेम है, बोथ हैविंग द सेम हाइट एंड रेडियाई एंड सेम मास। दोनों का हाइट सेम है, रेडियस सेम है, मास सेम है, तो दोनों का मास सेम है। तो जब दोनों का मास सेम है, एक C1 पर m रखा है, एक C2 पर m रखा, सेंटर ऑफ मास का मतलब यही होता है कि हम पूरे बॉडी के मास को अपने सेंटर पे, सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड एज्यूम कर लेते हैं। तो C1 का मास भी m है, C2 का मास भी m है, तो सेंटर ऑफ मास एकदम मिड पॉइंट पे होगा, और मिड पॉइंट क्या है O, तो सेंटर ऑफ मास O पर होगा। और पूछना है सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर है, H से, मतलब O से H डिस्टेंस दी गई है, और पूछना है H की वैल्यू क्या होगी। तो जब सेंटर ऑफ मास O ही पर हो गया तो मतलब H कितना हो जाएगा 0, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ आ गया ना। ये उन्होंने O को ओरिजिन माना, O से सेंटर ऑफ मास, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस को H बोला है, और हमें मालूम है कंबाइंड सेंटर ऑफ मास दोनों का O पर ही आ जाएगा, इसका मतलब H की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब दोनों का मास इक्वल है तो यानी हेमिस्फीयर का मास उसके सेंटर पे और सिलेंडर का मास उसके सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम कर लेंगे। तो समझ लो अब दो बचे, ये हेमिस्फीयर का मास हो गया, ये सिलेंडर का मास हो गया, और बीच की डिस्टेंस r हो गई, ये O पॉइंट हो गया, तो सेंटर ऑफ मास O ही पर तो आ जाएगा, और O से ही पूछा गया डिस्टेंस H कितनी होगी, तो H 0 हो जाएगा, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडिएशन इमर्जिंग फ्रॉम ए फर्नेस इज फाउंड टू हैव ए मोस्ट प्रोबेबल वेवलेंथ लैम्डा m। किसी भट्टी से रेडिएशन निकल रहा है और उसमें जो मोस्ट प्रोबेबल वेवलेंथ है, मोस्ट प्रोबेबल वेवलेंथ का मतलब वीन्स लॉ की बात हो रही है, वीन्स लॉ में जो लैम्डा होता है वही बात हो रही है यहाँ पर। वो कह रहे हैं लैम्डा है
एंड द गैस मॉलिक्यूल्स इमर्जिंग फ्रॉम इट हैव एन आरएमएस स्पीड v। तो कह रहे टेम्परेचर और आरएमएस स्पीड का रिलेशन पूछ रहे हैं, लैम्डा और आरएमएस स्पीड का रिलेशन पूछ रहे हैं। तो देखो डी ब्रॉगली वेव जोरी, ये जो वीन्स लॉ के हिसाब से जब किसी रेडिएशन में जो वेवलेंथ प्रेजेंट होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, लिखा है ना फर्नेस के लिए ब्लैक बॉडी, देख के समझ जाना चाहिए वीन्स लॉ का बात हो रही है। तो ब्लैक बॉडी में जो रेडिएशन प्रेजेंट होती है दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, ये हम लोग जानते हैं वीन्स लॉ, ये होता है। आरएमएस स्पीड जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू होती है √t, √3RT/m होती, तो √t के प्रोपोर्शनल हो गई। तो आरएमएस स्पीड का स्क्वायर जो है वो t के प्रोपोर्शनल हो जाए, और t जो है वो 1/λ के प्रोपोर्शनल है। देख लो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/t, तो t प्रोपोर्शनल टू 1/λ। यानी यहां से कह सकते हैं कि Vrms स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/λ, या लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/Vrms स्क्वायर। तो उसके हिसाब से सही ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ वाला, फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाए, है ना, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेज इज केप्ट इन ए वेसल एट टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन। इक्विमोलर है मतलब मोल सेम है, तो म्यू और म्यू, एक तरफ हीलियम है एक तरफ हाइड्रोजन है, और टेम्परेचर दिया हुआ है 500 केल्विन, ये डाटा दिया है। कह रहे हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हीलियम एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी ऑन एवरेज, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ये दिया हुआ है पहला ऑप्शन। यहां उन्होंने ये नहीं बताया कौन सी काइनेटिक एनर्जी, तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, रोटेटरी भी होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। जब नहीं लिखा कौन सी काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। और आइडियल गैसेस में टोटल काइनेटिक एनर्जी को ही इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी बोलो टोटल या इंटरनल एनर्जी, क्योंकि आइडियल गैसेस में पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, उसी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन इंटरनल एनर्जी का है, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है म्यू ईटा RT/2। ईटा होते हैं यहां पर नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब दोनों गैसेस के लिए देखो, अगर दोनों गैसेस की बात करें तो दोनों के लिए म्यू सेम हो गया, दोनों के लिए टेम्परेचर सेम, R सेम, 2 सेम। लेकिन एक मोनोएटॉमिक गैस है और एक डायटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस में टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होती है, और डायटॉमिक में टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होती है। वाइब्रेटरी डिग्रीज अपने सिलेबस में नहीं, उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ट्रांसलेटरी रोटेटरी के हिसाब से इसकी टोटल 3 और इसकी टोटल 5, यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलग अलग है। जब ईटा अलग अलग है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी भी अलग अलग होगी। पहले ऑप्शन में लिखा सेम होगी तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आर इक्वल, तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला भी सिंपल है, √3RT/m। और जब दोनों का मोलर मास अलग अलग होगा तो आरएमएस स्पीड सेम हो ही नहीं सकती, तो गलत हो जाएगा। द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम मॉलिक्यूल्स आर इक्वल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, क्योंकि जब ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो वो होती है U = यही फॉर्मूला होता है। ईटा इसमें ट्रांसलेटरी वाला रखोगे तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोटेटरी वाली रखोगे तो रोटेटरी डिग्री काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टोटल रख दोगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो जब ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वो आपको पता है वो सब में 3 होती है, चाहे वो मोनोटॉमिक गैस हो, चाहे वो डायटॉमिक गैस हो, चाहे वो पॉलीटॉमिक गैस हो। ट्रांसलेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सब में 3 होती है, एटॉमिसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो ईटा 3 हो जाएगा, तो यू जो आएगा वो 3 म्यू, ईटा की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 म्यू RT/2। ये हाइड्रोजन में भी यही ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी और हीलियम में भी यही होगी, और बाकी किसी भी गैस में यही होगी कि टेम्परेचर सेम है। तो सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम मॉलिक्यूल्स आर इक्वल। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर विथ चार्जेस प्लेस एट इट्स 4 वर्टिसेस एज शोन इन द फिगर।
फिगर में चार्जेस रखे गए हैं, फिगर इसमें छूट गया है, ये पेज पे तो नहीं है, छूट गया है फिगर, तो मामूली क्वेश्चन होगा, चार्जेस रखे हैं, फिर निकाला जा सकता है, फिगर छूट गया है। डायगोनल की लेंथ क्वेश्चन में 2a गिवन है, तो उन्होंने डायगोनल की लेंथ डायरेक्टली दे दी है, तो हमें कुछ करना ही नहीं, वो भी मेहनत खत्म हो गई। डायगोनल की लेंथ 2a है तो ये सब a और a हो जाएंगे, तो ये भी मेहनत खत्म। चार्जेस जो रखे हैं वो कौन कौन से रखे हैं देखिए, प्लस क्यू माइनस क्यू, और इधर प्लस क्यू माइनस क्यू। तो जब उन्होंने सीधे डायगोनल की लेंथ दे दी है क्वेश्चन में, तो फिर और भी आसान हो गया क्वेश्चन, अब कोई दिक्कत ही नहीं। अब फील्ड लिखो, तो जैसे इस प्लस क्यू चार्ज का फील्ड इस तरफ हो जाएगा अवे फ्रॉम द चार्ज, ई मान लेते हैं, और ई की वैल्यू होगी 1/4πε0 q/a², ये हो जाए। इस माइनस क्यू चार्ज में भी चार्ज जितना इधर क्यू था उतना इधर क्यू है, साइन से केवल डायरेक्शन बदल जाएगी, जो इधर डिस्टेंस थी वही इधर डिस्टेंस है। तो जब चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इसका जो फील्ड होगा माइनस क्यू का वो भी ई हो जाएगा, उसका नाम भी ई रख लेंगे। नाम सेम तब रख सकते हैं फील्ड या फोर्स का जब वैल्यू सेम आ जाए, तो यहां वैल्यू सेम आएगी, इसका फील्ड भी वही आएगा। इस प्लस क्यू में भी वही चार्ज वही डिस्टेंस, तो इसका डायरेक्शन तो इस तरफ हो जाएगा, लेकिन नाम इसका भी ई रख सकते हैं, जो कि फॉर्मूला सेम आएगा। इस माइनस क्यू का फील्ड भी इसी तरफ होगा और इसका नाम भी यही रख सकते हैं। तो अब ये दो नेट फील्ड क्या आ गया, 2e इधर आया, 2e इधर आया, तो 2e इस तरफ आया और 2e इस तरफ आया, और डायगोनल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है पूरा, ये पता है हमें, स्क्वायर के डायगोनल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल बीचों बीच में जाएगा इस तरफ को, और वो होगा 2e√2, और कितने एंगल पर जाएगा दोनों तरफ से, 45 डिग्री। एंगल वैंगल तो पूछा नहीं गया है, हमने ऐसे बता दिया। तो नेट फील्ड हो जाएगा 2e√2, मतलब 2√2e, और e की वैल्यू ये है 1/4πε0 q/a²। तो 2√2kq/a², 1/4πε0 को k बोल दिया उन्होंने, तो kq/a², फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड टू स्क्वायर वायर लूप्स एज शोन इन द फिगर। मैग्नेटिक फील्ड, ये जब भी कोई सिमेट्रिकल बॉडी में एक पॉइंट से करंट एंटर करे और दूसरे पॉइंट से करंट बाहर निकल जाए, तो सेंटर पे नेट फील्ड हमेशा जीरो होता है। सिमेट्रिकली करंट एंटर करे और सिमेट्रिकली बाहर निकल जाए, सिमेट्रिकल डायग्राम, तो सेंटर पे नेट फील्ड हमेशा जीरो होता है। तो सही आंसर होगा B1 = B2 = 0, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। In a certain region of space, equipotential surfaces of electric field are drawn corresponding to V = 10 volt and V = 9.9 volt. दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को बनाया गया है, एक है 10 वोल्ट पर और एक है 9 वोल्ट, 9.9 वोल्ट। तो कैसे भी ले लो, ऐसे, अभी पता नहीं कैसे होंगे, ऐसे ही बना लिया हमने। There is no field along z direction, z डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है। At a certain point P on the 10 volt surface, 10 वोल्ट की जो सरफेस है इस पे कोई पॉइंट P लिया गया है, तो यहां ले लेते हैं P। The distance PQ1 to the 9.9 volt surface is 2 millimeter. PQ1 is along x axis, तो यानी दूसरे सरफेस पे कोई पॉइंट Q1 है और PQ1, ये पॉइंट Q1 है, और ये x एक्सिस बोला गया है इसको, x एक्सिस, और ये डिस्टेंस आपको 2 मिलीमीटर गिवन। ऑन द अदर हैंड, इफ PQ2 इज टेकन पैरेलल टू y एक्सिस, द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस PQ2 = 1 मिलीमीटर। PQ2 ऐसे लिया गया है, ये y एक्सिस है और PQ2 यहां तक की डिस्टेंस है, और ये 1 मिलीमीटर। थोड़ा सा ही बना दें, चलो बना रहे हैं दो ऐसे। ये PQ2 है और ये 1 मिलीमीटर। पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज अलोंग, तो P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस वेक्टर के अलोंग होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, ये तो हमें पता है कि फील्ड जो होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है,
तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में कहीं फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में। अब ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, तो ये भी हमें पता है कि फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा घटता है, डिक्रीज करता है। तो ऊपर जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा, 10 से 9.9 हो गया, मतलब फील्ड ऊपर की तरफ ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ये पता चल गया। अब पूछ रहे इसका डायरेक्शन बताओ आईजे फॉर्म में। तो जैसे इस एंगल को थीटा मान लें तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, चूंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। अच्छा ये मत समझिएगा कि इस PQ1 का और PQ2 का रिजल्टेंट फील्ड के अलॉन्ग हो जाए, वो जरूरी थोड़ी ना हो। फील्ड दोनों के बीच में है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना है कि इस 2 मिलीमीटर वाले वेक्टर PQ1 का और वेक्टर PQ2 का रिजल्टेंट इधर आ जाए। आ भी सकता है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं कह सकते ऐसा है। अब E का वैल्यू निकालना है डायरेक्शन के साथ, तो देखो कैसे निकालेंगे। यहां से यहां तक फॉर्मूला लगा लें पोटेंशियल डिफरेंस का, डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई डॉट आर। और भी तरीकों से डायरेक्ट अंदाजे से बताया जा सकता है, लेकिन चूंकि आपको सिखाना है इसलिए अंदाजे वाला काम नहीं करेंगे, पूरा प्रॉपर सॉल्व करते हैं। ये लिखेंगे डेल्टा V हो जाएगा माइनस ई डॉट आर, ये वेक्टर आर ले लिया हमने, इसी को वेक्टर आर मान लिया। डेल्टा V होता है हेड का पोटेंशियल माइनस टेल का पोटेंशियल। हेड Q1 है, टेल P है, तो ये हो जाएगा 9.9 माइनस 10। E और R में एंगल E इस तरफ है, इसको R माना है हमने इस वाले को, तो E डॉट आर आ जाएगा ER cos थीटा, ER cos थीटा। यहां से ये माइनस का 0.1 आएगा, वो आएगा माइनस का E और R है 2 मिलीमीटर cos थीटा, माइनस माइनस कैंसिल, इससे E cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.1/2। और डायग्राम से देखो E cos थीटा क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर जो कंपोनेंट होगा x में वही तो E cos थीटा है, यानी E cos थीटा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट सॉल्व हो गया EX 0.1/2। ऐसा ही काम हम दोबारा y एक्सिस के लिए करेंगे, यही काम y एक्सिस के लिए करें। क्या कह रहे हैं देखो, दोबारा इसको R मान लें, डायग्राम बना देते हैं। ये ऐसे करके दो सरफेस बने हैं, इस बार हम ये P पॉइंट था, ये Q1 पॉइंट था, इस बार इसको R मान रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था, ये एक्स एक्सिस था, इधर का एंगल थीटा और इधर का 90 माइनस थीटा। इस बार इसको R मान के आंसर लिख रहे हैं। दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई डॉट आर, फिर डेल्टा V हेड का पोटेंशियल माइनस टेल का पोटेंशियल। हेड 9.9 पर है, टेल 10 पर है। E और R के बीच का एंगल इस बार 90 माइनस थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा। ये माइनस का 0.1 आएगा, ये माइनस का E और R 1 मिलीमीटर दिया है, ये 1 मिलीमीटर दिया है। यूनिट बदल नहीं रहे हैं क्योंकि हमें यूनिट से कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाए, तो यहां से E साइन थीटा की वैल्यू 0.1 आ जाएगी, और ये बेसिकली EY है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट होगा E cos थीटा, वो x कंपोनेंट हो गया, और इधर होगा E sin थीटा, वो y कंपोनेंट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के x और y कंपोनेंट मालूम हो गए, तो नेट फील्ड हो जाएगा EX I कैप प्लस EY J कैप। EX की वैल्यू आई थी, पीछे से देख लो, 0.1/2, तो 0.1/2 I कैप, और EY की वैल्यू आई है 0.1 J कैप, ये आ गई। अब इसको वो रेशनलाइज कर लो, पहले 10 से 20 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे, किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 20 कटेगा, 10 आएगा, और 10 इंटू 0.1 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो आई बचेगा। इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू 0.1 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2J। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया I+2J, I+2J सही आंसर होना चाहिए। तो I+2J देख लो किस ऑप्शन में है, ये 2I+J है, I+2J सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। तो I+2J सही आंसर हो गया, ठीक है ना।
I प्लस 2J। ठीक। photons of wavelength lambda cause the emission of photoelectrons from a metallic surface, the de Broglie wavelength of the fastest electron being lambda d। 1 by lambda और 1 by lambda d में ग्राफ बनाना। कह रहे हैं जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा टी। फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है के मैक्स और ये होती है एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। आइंस्टाइन का इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही होता है। अच्छा, ये आंसर हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ में लिखना है तो हमें मालूम है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, इधर लिख लेते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। स्क्वायर कर दें तो लैम्डा स्क्वायर आएगा h अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी सॉल्व होकर आएगी h अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख सकते हैं h अपॉन 2m लैम्डा डी स्क्वायर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी दी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डी ब्रॉगली वेवलेंथ के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। कैसे? इस फॉर्मूले से। ये होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, ये वहां से लिख दिया। अच्छा, लैम्डा को लैम्डा ही लिखना है, ये तो फोटोन की वेवलेंथ है और वर्क फंक्शन कांस्टेंट होगा, ये फाई नॉट। ग्राफ बनाना है 1 बाय लैम्डा वर्सेस 1 बाय लैम्डा डी। तो एक तरफ 1 बाय लैम्डा डी को प्लॉट करना है और एक तरफ 1 बाय लैम्डा को प्लॉट करना है। कैसा ग्राफ आएगा? शेप पूछ रहे हैं, ग्राफ बनाना ही नहीं है। ग्राफ बनाने का कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि जैसे ये सब कांस्टेंट है, इसको ए मान लो तो इक्वेशन हो गया ए बाई लैम्डा डी स्क्वायर। ये भी कांस्टेंट है, इसको बी मान लो तो बी बाई लैम्डा। ये भी कांस्टेंट है, इसको सी मान लो। ये इक्वेशन लिखी। अब वाई एक्सिस पे हमने 1 बाय लैम्डा लिया है, मतलब 1 बाय लैम्डा वाई का काम कर रहा है। एक्स पे 1 बाय लैम्डा डी लिया है तो 1 बाय लैम्डा डी एक्स का काम करेगा। जिस क्वांटिटी को वाई एक्सिस पे लिया है उसकी जगह वाई लिख दो फॉर्मूले में, और जिसको एक्स एक्सिस पे लिया है उसकी जगह एक्स लिख दो। तो यही करो। तो इस इक्वेशन में 1 बाय लैम्डा डी को हमने x माना है तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 1 बाय लैम्डा डी एक्स है तो 1 बाय लैम्डा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी जगह एक्स स्क्वायर आ गया इक्वल टू बी। 1 बाय लैम्डा वाई बन गया तो इसकी जगह वाई आ जाएगा माइनस सी। ये इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन आएगा इसमें ऐसा इक्वेशन जिसमें x और y में से एक की पावर 2 हो और दूसरे की पावर 1 हो, वो पैराबोला का इक्वेशन होता है। तो ये एक पैराबोला का इक्वेशन है और जिसकी पावर 1 होती है पैराबोला का मुंह उधर खुला होता है तो मुंह y में खुलेगा। तो पैराबोला का इक्वेशन हो गया। यहां ग्राफ तो बनाना नहीं है, पूछना है कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा पैराबोला। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A thin semicircular ring of radius r has a positive charge q distributed uniformly over it. The net potential. इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला सीधे पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से लिखते हैं। सेमी सर्कुलर रिंग का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। कोई भी आर्क हो, आर्क के सेंटर पे फील्ड और पोटेंशियल आपके सिलेबस में कहीं नहीं लिखा, एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया, लेकिन पेपर में आया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, है ना। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो स्टेटमेंट दिए, सही बताना है। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन ए सर्टेन मिनिमम एंगल विच डिपेंड्स ऑन द मीडिया इन्वॉल्व्ड। कह रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक पर्टिकुलर एंगल से बड़ा होना चाहिए, तो सही है। और वो पर्टिकुलर एंगल क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन सही है। 2 लिखा है स्टेटमेंट 2, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट अकर। अच्छा, कैन नॉट लिखा है, सही लिखा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता रे अगर रेयरर की तरफ से आए, सही है, तभी होगा जब डेंसर की तरफ से आए। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो सही आंसर होगा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना।
Given below are two statements. The pressure within a small air bubble under water is greater than the corresponding pressure outside the bubble. बबल के अंदर हमेशा प्रेशर बाहर से ज्यादा होता है, एक्सेस प्रेशर होता है। बबल अगर एयर में है तो एक्सेस प्रेशर होता है 4T/R, और लिक्विड के अंदर है तो एक्सेस प्रेशर होता है अंदर 2T/R। तो अंदर का प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, उसी को एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। सही है। दिस एडिशनल प्रेशर विद इन द एयर बबल इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन। सही ऑप्शन है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म विच हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये गिवन है। अब देखो इसमें दो दो इक्वेशन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये दो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सुपरपोजिशन करा दिया गया, एडिशन करा दिया गया। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो किसी पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन में दो दो फील्ड हैं, एक आई डायरेक्शन में है एक वेव की वजह से, आई यानी एक्स डायरेक्शन में, और दूसरे वेव की वजह से जे डायरेक्शन में यानी वाई में है। ये समझ लीजिए जब ऐसे करके दो इक्वेशन प्लस में लिख दिए जाएं, इसका मतलब दो अलग अलग वेव्स को सुपरपोज करा दिया गया, मर्ज कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो एक ही पॉइंट पर दो दो फील्ड होंगे, एक पहले वेव का फील्ड, एक दूसरे वेव का फील्ड। पहले वेव का फील्ड आई डायरेक्शन में है, दूसरे वेव का फील्ड जे डायरेक्शन में है, तो 90 डिग्री पर होंगे। तो नेट फील्ड जो आएगा यहां पर, नेट फील्ड वो आ जाएगा E0√2, और वो एक्स और वाई एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे हो। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द मैग्नीट्यूड, तो वो हो जाएगा E0√2। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। Light having a wavelength equal to the first line of the Balmer series। कह रहे हैं एक लाइट की वेवलेंथ उतनी है जितनी फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज की होती। अब फर्स्ट लाइन, एटम का नाम नहीं बताया, यानी हाइड्रोजन एटम लेना है। तो हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल से 2 में आना होता है। जस्ट ऊपर से आता है तो फर्स्ट लाइन, 3 से 2 में आया तो फर्स्ट लाइन, 4 से 2 में आया सेकेंड लाइन, 5 से 2 में आया थर्ड लाइन, एंड सो ऑन। तो बामर सीरीज की पहली लाइन आपको बनानी। अब बामर सीरीज की पहली लाइन होगी 3 से 2, ये इसका जो वेवलेंथ है वो, इसका जो एनर्जी है वो निकालना है। वही एनर्जी फोटोन के पास है, लाइट के फोटोन के पास। अब हमें मालूम है फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन में, सेकेंड की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड की होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सो ऑन। तो जब फर्स्ट बामर लाइन बनेगी, थर्ड से सेकेंड में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी E3 माइनस E2। E3 है माइनस का 1.51 और E2 है माइनस का 3.4। तो ये आएगा 3.40 माइनस 1.51, लगभग 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और वैसे भी एक्साइटेशन एनर्जी याद होनी चाहिए आपको। तो वो कह रहे हैं लाइट के एक फोटोन की वेवलेंथ बामर सीरीज के फर्स्ट लाइन के बराबर है, और बामर सीरीज के फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ इतनी होगी, मतलब एनर्जी इतनी होगी। तो इसका मतलब जो फोटोन आया उसकी एनर्जी भी यही होगी। हम वेवलेंथ क्यों निकालें, अल्टीमेटली हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो आप ऐसा भी कह सकते थे कि 1/λ वाला फॉर्मूला लगाते, RZ² 1/n1² माइनस 1/n2² से लैम्डा निकालते। तो क्या फायदा होता लैम्डा का? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो एनर्जी की जरूरत होती है, तो डायरेक्ट एनर्जी निकाल लिया। अब कह रहे हैं ये फोटोन एक मेटल पे इंसिडेंट हुआ जिसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देखो फोटोन की एनर्जी है 1.89 और वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है। और जब फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो वो इनकैपेबल फोटोन है, नालायक फोटोन है, वो इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाएगा। तो पूछना है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी तो तब होगी ना जब निकलेगा इलेक्ट्रॉन, और यहां तो निकलेगा ही नहीं। तो आंसर होगा नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से कम है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L and total number of turns N
produces a magnetic field B naught at the center with current of 1 ampere flowing through its coils। तो एक सोलेनॉइड है, इसकी लेंथ L दी है, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल N है, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B नॉट है, करंट 1 एम्पियर। तो हमें मालूम है सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट NI, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो वो N/L हो जाए। I 1 एम्पियर दिया है तो I 1 रख देंगे, तो ये B नॉट आ गया। अब कह रहे हैं द सेम करंट ऑफ 1 एम्पियर इज सेंट थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R, देन सेम फील्ड इज प्रोड्यूस एट इज सेंटर। अब यही करंट एक सर्कुलर कॉइल में फ्लो कराई गई, सेम करंट 1 एम्पियर की, और कह रहे हैं इसके सेंटर पे जिसका रेडियस R था और इसके सेंटर पे सेम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, यानी इसके सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I/2R। यही तो फॉर्मूला होता है, I 1 एम्पियर होगा तो म्यू नॉट बाई 2R। करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर का फील्ड यही तो होता है। कह रहे हैं जितना फील्ड सोलेनॉइड में क्रिएट हो रहा था उतना ही यहां, यानी इसका B नॉट इसका B नॉट बराबर है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और कह रहे हैं दोनों फील्ड बराबर हैं, तो पूछ रहे हैं R/L के वैल्यू बताओ, दोनों को इक्वल करा दो। तो म्यू नॉट N/L इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2R। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, R/L पूछा जा रहा है, तो R/L जो होगा वो 1/2N के इक्वल है। तो R/L का आंसर आ जाएगा 1/2N। तो सही ऑप्शन होगा फोर्थ वाला। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? उसमें कह रहे हैं सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड और रिंग के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है, दोनों को इक्वल करा दिया, R/L सॉल्व करना है, तो R/L आ जाएगा 1/2N। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास m, एक m मास का 3r रेडियस का 3r लेंथ का और r रेडियस का एक सिलेंडर रखा है। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर एट इट्स एज। एक m मास का पार्टिकल इधर एज पे रखा है। फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ m विल द सिलेंडर टॉपल। टॉपल मतलब ऐसे करके पलट जाए। तो आपको मालूम है सिलेंडर अगर टॉपल करेगा तो जिस पॉइंट के अबाउट वो टॉपल करता है, टॉपल करेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी यहीं से पास करेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी यहीं से पास करेगा, इस पार्टिकल का वेट भी यहीं से पास करेगा, और कोई फोर्स होगा नहीं। इसका वेट, अच्छा सिलेंडर का वेट यहां से पास करेगा, ये एक्सिस का काम करेगा, P पॉइंट। mg का जो टॉर्क होगा P के अबाउट वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यानी ये इसको टॉपल करने से रोकेगा। टॉपल तो ये आगे साइड करना चाहेगा, लेकिन mg इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, यानी इधर से दबा के रखेगा तो गिरने नहीं देगा। नॉर्मल रिएक्शन और mg का टॉर्क, ये जो mg है ये सेंटर से ही पास हो रहे हैं, मतलब P से ही पास हो रहे हैं। तो जो पार्टिकल का वेट है mg और जो नॉर्मल रिएक्शन है ग्राउंड का, ये दोनों P से पास हो रहे हैं, तो इनका टॉर्क 0 हो जाए। तो कोई टॉर्क ही नहीं आएगा जो इसको गिराए, उल्टा ऐसा टॉर्क मिल रहा है जो इसको रोके, इसको संभाल ले, mg वाला टॉर्क, सिलेंडर का वेट जो है उसका टॉर्क। तो इसको गिराने वाला कोई टॉर्क ही नहीं, तो ये टॉपल करेगा ही क्यों? तो ये टॉपल नहीं करेगा। तो आंसर होगा नो वैल्यू ऑफ m विल कॉज द सिलेंडर टू टॉपल। टॉपल कराना है तो कोई ना कोई टॉर्क चाहिए P के अबाउट, जो क्लॉकवाइज टॉर्क हो, इसको घुमा दे क्लॉकवाइज, तो ये गिर पाएगा। तो ये टॉपल नहीं करेगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ए यूनिफॉर्म रॉड, एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। मास m है, लेंथ l है, यूनिफॉर्म रॉड है, और इस पर दो पार्टिकल ऐसे आके टकराते हैं, एक इधर से और एक इधर से। पूछ रहे हैं टकराने के बाद दोनों पार्टिकल इसमें स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो पूछ रहे हैं टकराने के बाद रॉड की एंगुलर वेलोसिटी बताइए क्या हो। तो टकराने के बाद रॉड की एंगुलर वेलोसिटी अगर चाहिए क्या होगी, तो देखो जैसे ये रॉड है, ये बिफोर कोलिजन का फिगर है। रॉड ऐसे रेस्ट में थी, एक पार्टिकल इधर आया u का और एक पार्टिकल u से इधर आया, दोनों का मास सेम है। और रॉड का मास देख लेते हैं क्या दिया है। रॉड का मास दिया है m, तो रॉड का मास भी m है, पार्टिकल्स का मास भी m है, सबका मास m है, मास सेम है।
तो रॉड का मास m है, लेंथ हेल्दी है, रॉड रेस्ट में थी। अब जब ये पार्टिकल टकराएंगे और चिपक जाते हैं आकर, तो ये इधर आके स्टिक कर गया, ये इधर स्टिक कर गया। तो देखो रॉड जो है, पहले रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे था यहां, और अभी भी सेंटर ऑफ मास, तीन चीजें हो गई इसमें। अब एक रॉड हो गया, दो बॉल आके चिपक गए, इससे स्टिक कर गए, लेकिन सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही रहेगा, क्योंकि जितना मास ऊपर बढ़ा दिया गया उतना मास नीचे बढ़ गया। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वही रहेगा। अच्छा, अब रॉड में मोशन कैसा होगा? ये बॉल इसको आगे धक्का देगी तो ये आगे जाना चाहेगा, ये बॉल पीछे धक्का देगी तो ये पीछे जाना चाहेगा। यानी इसमें दोनों तरफ से इसको आगे और पीछे बराबर मोमेंटम मिलेगा। जितना मोमेंटम आगे मिल रहा है उतना पीछे मिल रहा है, तो इसमें कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो पाएगा, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो यानी ये इसमें कोई VCM यानी सेंटर ऑफ मास में कोई वेलोसिटी नहीं आएगी, ये आगे नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से मास बराबर है, दोनों तरफ से मोमेंटम बराबर है। हाँ, ये वाला पार्टिकल भी इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा और ये वाला भी इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। तो आफ्टर कोलिजन ये रोटेट करना जरूर शुरू कर देगा, ये हो। और ऐसे जितने कोलिजन के क्वेश्चन होते हैं, अगर ट्रांसलेटरी मोशन के क्वेश्चन है तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, रोटेटरी मोशन के क्वेश्चन है तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन हो जाएगा, सीधे हम अप्लाई कर देंगे। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करते हैं। इनिशियली रॉड का तो जीरो था, इस मास का और इस मास का होगा, इस मास का होगा mu इंटू L/2, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ले। तो mu लीनियर मोमेंटम इंटू एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो L/2 हो जाएगी। MVR वाला फॉर्मूला, तो mu इंटू L/2 ये भी एंटी क्लॉकवाइज, और mu इंटू L/2 वो भी एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों इनिशियल हो गए। फाइनल में तीनों एक साथ रोटेट करेंगे तो I ओमेगा हो जाएगा, IC ओमेगा। ये 2 टाइम्स होगा तो MUL आ जाएगा। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mL²/12 प्लस पहला पॉइंट मास है, इसकी डिस्टेंस L/2 होगी सेंटर से, तो mL²/4 mR² वाले फॉर्मूले से पॉइंट मास के लिए, और दूसरे मास का भी mL²/4 इंटू ओमेगा। तो ये आ जाएगा MUL इक्वल टू, ये mL²/12 आएगा, ये 2 mL²/2 आ जाएगा, तो ये 7 mL²/12 आ जाएगा। M से M और L से L कैंसिल हो जाएगा, ये स्मॉल l था, तो L से L, M से M कैंसिल, तो U इक्वल टू बचा 7L/12 और इंटू ओमेगा। तो ओमेगा आ जाएगा सॉल्व होकर 12U/7L। तो सही आंसर हो जाएगा 12U/7L, यानी सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड इज द राइट आंसर, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इन अ व्हीटस्टोन नेटवर्क P 2 ओम है, Q एक व्हीटस्टोन नेटवर्क दिया हुआ है ऐसे, ये P है 2 ओम, ये Q है 2 ओम, ये R है 2 ओम, और ये S है 6 ओम, ये दिया 3 ओम। पूछ रहे हैं कि बताइए, क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस विद विच S is to be shunted in order that bridge may be balanced। S में शंटिंग करनी, शंटिंग का मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना, तो कह रहे हैं पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस लगा दें कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाए। अभी आप देख रहे हो बैलेंस नहीं है, इधर का रेशियो है 2/2 यानी 1, और इधर का रेशियो है 2/3 यानी 2/3, अभी बैलेंस नहीं है। तो कितना रेजिस्टेंस लगा दें कि बैलेंस हो जाए। तो आप जानते हो इधर 2/2 1 है, तो इधर भी 2/2 1 होना चाहिए। जब इधर वाला 2 है तो 1 होने के लिए इधर भी 2 होना चाहिए। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि इधर कितना रेजिस्टेंस लगा दें पैरेलल में कि ये x मतलब निकालना है कि ये 2 ओम हो जाए। जब ये भी 2 ओम हो जाएगा पूरा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये भी 2 ओम है, तो 2/2 1 हो जाएगा, सेम रेशियो आ जाएगा। तो ये 2 ओम आना है, तो S 3 ओम के पैरेलल में कितना लगा दें कि 2 ओम आ जाए। तो इक्विवेलेंट होना है 2, पहला है 1/3, दूसरा है 1/x, पैरेलल में है, ये लगा देंगे।
तो 1/2 माइनस 1/3 इक्वल टू 1/x, ये आ जाएगा 1/6 इक्वल टू 1/x, यानी x आ जाएगा 6 ओम। ओरल बता सकते थे इसको। तो इधर 6 ओम का रेजिस्टेंस अगर 3 ओम के साथ पैरेलल में लगा दें तो 6 और 3 का पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो 2 ओम आ जाएगा। अब इधर भी 2 इधर भी 2, तो रेशियो 1 हो जाएगा, ऊपर भी 1 है, बैलेंस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। तो सही आंसर होगा 6 ओम, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6 ओम, ठीक है ना। दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ए स्टेडी करंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर करंट स्टेडी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसका स्टेडी क्रिएट किया जा सकता है। कैन बी प्रोड्यूस्ड है मतलब किया जा सकता, सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, अ स्टेडी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कहने अगर कहीं किसी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उससे स्टेडी करंट भी क्रिएट की जा सकती है, तो बिल्कुल करी जा सकती है। अगर किसी लूप में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट आ जाएगी। तो पहले तो ये समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से करंट कैसे आई, ये फैराडे के लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये कह रहे स्टेडी करंट यानी कांस्टेंट करंट क्रिएट की जा सकती है, वो नहीं कह रहे हमेशा कांस्टेंट करंट क्रिएट होगी, स्टेडी यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट करंट क्रिएट की जा सकती, तो करी जा सकती। अगर मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरी कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वेरी कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली यहां करंट आएगी। करंट कांस्टेंट भी आ सकती है, करंट वेरिएबल भी आ सकती है, दोनों आ सकती है। अब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि स्टेडी करंट पक्का आना चाहिए, वो कह रहे इट कैन बी प्रोड्यूस करी जा सकती है, तो सही स्टेटमेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने से कांस्टेंट करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। और जब पहला भी सही है दूसरा भी सही है तो आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। The self inductance of a long solenoid of cross section A, total length L and total number of turns N. किसी लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी, जहां पर वी होता है सोलेनॉइड का वॉल्यूम, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहां टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं और लेंथ जो दी हुई है एल दी हुई, तो इंडक्टेंस को एल नॉट लिख लेते हैं। तो एल नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, तो एल स्क्वायर में एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा म्यू नॉट ए बाई एल इंटू एन स्क्वायर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला, तो सेकेंड ऑप्शन सही आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। A parallel beam of light is incident onto a converging lens L1, ये कह रहे हैं ये एक लेंथ L1 है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। A second identical lens is to be placed behind L1, L2 को L1 के पीछे रखना है, मतलब सामने रखना है, कोएक्सियली दोनों का एक्सिस सेम है, सो दैट इमर्जिंग बीम इज पैरेलल, कह रहे हैं जब इससे बीम निकले तो वो पैरेलल हो जाए। तो पूछ रहे हैं L1 L2 के बीच का डिस्टेंस बताइए, और एक और बात ध्यान रखना है सेकेंड लेंस जो है वो आइडेंटिकल टू पहले के है, तो सेकेंड वन इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट, मतलब दोनों की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आइडेंटिकल है, तो इसकी फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर ही होगी। और कह रहे फाइनल रेस को पैरेलल निकलना है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो क्या होगा देखो, इसका फोकस अगर पहले लेंस का फोकस अगर यहां है तो आप जानते हो रेज जो पैरेलल आएंगी वो आके फोकस पे मिलती है, ऐसे यहां मिलती। फिर कह रहे यहां से जो रेज निकलेंगे आगे जाएंगे वो इस पे इंसिडेंट होंगी, फिर बाहर जाएंगे। कह रहे हैं बाहर आने वाली रेज को पैरेलल टू एक्सिस होना है, तो यानी ये रेज ऐसे आएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे आएंगी, और कह रहे हैं इधर रेज ऐसे आनी, ऐसे पैरेलल होनी, इस तरह से। तुम्हें मालूम है किसी लेंस से पैरेलल आने वाली रेज आके फोकस कहां करती हैं, फोकल लेंथ पे, फोकस पे, सेकेंडरी फोकस पे। और
किसी फोकस से स्टार्ट होने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है। मतलब पहले से पैरेलल आई थी तो मिलेंगी कहां, फोकस पे, और स्टार्ट फोकस से हो रही हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएंगी। तो अगर पहले लेंस को देखो तो ये फोकस पे मिली, तो यानी ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर हो गई। अब दूसरे लेंस के लिए अगर देखो तो जो ये पॉइंट है, ये अगर दूसरे का भी फोकस हो जाए, पहले लेंस के लिए सेकेंडरी फोकस है और दूसरे के लिए प्राइमरी फोकस, तो अगर ये दूसरे का भी फोकस बन जाए तो यहां से चलने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएंगे, और यही तो वो चाहते हैं। तो अब अगर ये दूसरे का फोकस हो गया तभी ऐसा पॉसिबल है कि आने वाली रेज पैरेलल होंगी, और अगर ये दूसरे का फोकस है तो ये डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर होनी चाहिए, और दोनों आइडेंटिकल लेंस है, फोकल लेंथ सेम है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाए। तो दोनों लेंसों के बीच की टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला, 40 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, है ना, 40 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा। दो स्टेटमेंट दिए हैं सर्सन रीजन। वाटर फ्लोज थ्रू अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्यूब विद ए नैरोइंग क्रॉस सेक्शन एंड इट्स प्रेशर इंक्रीजेस। कह रहे हैं अगर किसी ट्यूब का क्रॉस सेक्शन कम होता जा रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। कह रहे हैं जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है प्रेशर बढ़ेगा। तो गलत स्टेटमेंट है ये। क्यों, देखो, पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कि एवी कांस्टेंट होता है, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। यानी यहां से पता चल रहा है ए प्रोपोर्शनल टू 1/v होगा, यानी जैसे जैसे एरिया घटेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। ये इतनी बात हमें मालूम हो गई। बर्नौलीज थ्योरम जब हॉरिजॉन्टल ट्यूब में लगाते हैं, इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब में जब बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं, और यहां दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल ट्यूब की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, तो वहां पर इक्वेशन होती है P + ½ ρv² = कांस्टेंट। हाफ और रो तो ऐसे ही कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे v बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा। तो यानी दोनों बातों को कंबाइन करें तो जहां एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा। यानी एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा, और वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम, यानी जहां एरिया कम होगा वहां प्रेशर भी कम होगा। और इसमें लिखा है वाटर फ्लोज थ्रू अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्यूब विद ए नैरोइंग क्रॉस सेक्शन। एरिया कम होता जा रहा है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर इंक्रीजेस, जबकि एरिया कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। तो पहला स्टेटमेंट पक्का गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यानी असर्शन इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। रीजन में लिखा है बर्नौलीज इक्वेशन फॉर द फ्लूइड स्टेट्स दैट P + ½ ρv² + ρgh = कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। सही है, बर्नौलीज थ्योरम जो लिखी वो तो सही है ही। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, है ना। A force this much acts on a particle when it is at location this. The force is, कह रहे ये फोर्स किसी पार्टिकल पे लग रहा है तो बताओ फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव। तो याद कर लो, आई में x वाले टर्म हो, j में y वाले टर्म हो, तो कुछ भी लिखा हो, ऐसे फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं। और ये ना याद रहे तो ऐसे कर सकते हो कि अगर कोई फोर्स आपको गिवन है Fxi कैप प्लस Fyj कैप, तो आप क्या करो, x कंपोनेंट जो फोर्स का है इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, और y कंपोनेंट जो फोर्स का है इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। और अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा, और अगर इक्वल नहीं आते हैं तो ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगा। तो अब चेक करो, तो जैसे फोर्स दिया हुआ है आपको 2xi कैप - 3y² j कैप, ये हो गया फोर्स का x कंपोनेंट और ये हो गया फोर्स का y कंपोनेंट। डिफरेंशिएट करो तो del Fx अपॉन del y, यानी del/del y ऑफ 2x। y के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो x को कांस्टेंट मान लिया जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। del Fy अपॉन del x,
तो डेल बाई डेल एक्स और एफ वाई की वैल्यू है -3y²। एक्स के रिस्पेक्ट में y को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट मानेंगे, ये भी 0 हो जाए। दोनों 0 आ रहे हैं मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं, और इक्वल आ रहे हैं तो पक्का हो गया कि फोर्स कंजर्वेटिव है। तो पहला ऑप्शन लिखा फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लिखा है फोर्स इज कंजर्वेटिव एंड पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। फोर्स इज कंजर्वेटिव एंड पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। फोर्स इज कंजर्वेटिव बट इट कैन नॉट हैव पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा आएगी, तो चौथा ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा दूसरा और तीसरा, वही चेक करना है। पोटेंशियल एनर्जी हम तभी निकाल पाएंगे जब हम इसको डिराइव करेंगे, डायरेक्टली कोई तरीका जानने का नहीं है, तो डिराइव करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फोर्स आपको दिया है 2xi माइनस 3y² जे का। फोर्स दिया है 2xi माइनस 3y² जे का, ये लिखा हुआ है। तो ये जो फोर्स को हम लिखते क्या है, वैसे हम लिखते हैं माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, ये फोर्स को लिखते हैं। तो मतलब जो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स है ये 2x के बराबर हो, तो माइनस डेल यू हो जाएगा 2x dx। इंटीग्रेट करेंगे, x 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0, x तो पोटेंशियल एनर्जी u, तो माइनस u इक्वल टू आ जाएगा x²। तो u आ गया माइनस का x²। ये एक पार्ट आया। ये दूसरा पार्ट है माइनस डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस 3y²। तो डेल यू आ जाएगा 3y² dy। इंटीग्रेट करेंगे, y 0 तो u 0, y तो u u, तो u आ जाएगा y³। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो ऐड कर देंगे दोनों को, तो u हो जाएगा यहां पर y³ माइनस x²। तो y³ माइनस x² ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो y का क्यूब आएगा, x का स्क्वायर होगा, तो y³ माइनस x²। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लो, y³ माइनस x², तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स होगा और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी y³ माइनस x²। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The acceleration due to gravity g near a spherically symmetric planet surface decreases with height h according to relation this। सरफेस के करीब g ऐसे घट रहा है, g इक्वल टू दिया है gs माइनस kh। हमें मालूम है सरफेस से ऊपर जाओ तो g होता क्या है, gs इंटू, मतलब ये जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, और इसको कॉमन लेके लिख लें तो ये हो जाएगा gs कॉमन ले लें तो 1 माइनस k बाई gs इंटू एच, ये हो जाए। ये दिया है और होता क्या है, जो हमें याद होता है, ये तो दिया है, जो हमें याद होता है वो h हाइट ऊपर जाओ तो g होता है gs इंटू 1 माइनस 2h बाई आर ई। ये समझ आ रहा है। gs का मतलब सरफेस पे जो g है उसको gs बोल दिया, हम लोग g लिखते हैं, इन्होंने gs कह दिया। अब दोनों सेम चीज के लिए हैं तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो दोनों को इक्वल करा दो। इक्वल कराओगे तो gs gs कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2h बाई आर ई की जगह आ जाएगा 1 माइनस kh बाई gs। 1 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, h h कैंसिल हो गया, तो 2 बाई आर ई आ जाएगा k बाई gs। तो आर ई आ जाएगा 2 gs बाई k, ये आर ई आ गया। अब स्केप स्पीड पूछ रहे हैं। स्केप स्पीड हम लोगों को अच्छी तरह मालूम है, वो होती है v इक्वल टू सरफेस के करीब होती है √2g आर ई। आर ई की वैल्यू रख दो, तो 2gs आर ई की जगह रख देंगे 2gs बाई के। 2gs का होल स्क्वायर हो जाएगा,
तो स्क्वायर रूट के बाहर 2GS आ जाएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट के, तो स्केप स्पीड आ जाएगी 2GS बाई अंडर रूट के। तो सही ऑप्शन होना चाहिए थर्ड वाला, 2GS बाई अंडर रूट के। Assuming that the diodes in the electric circuit are ideal, आइडियल डायोड्स का मतलब होता है फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड का रेजिस्टेंस 0 होगा और रिवर्स बायसिंग में डायोड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड बायसिंग में 0, रिवर्स बायसिंग में इनफाइनाइट। तो कह रहे हैं करंट बताओ। तो अब अगर आइडियल डायोड है तो ये फॉरवर्ड बायस है, और फॉरवर्ड बायस है तो ये कंडक्टिंग हो जाएगा, कंडक्टिंग हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कितना इसका होगा 0। तो अब जो करंट यहां, अच्छा ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा क्योंकि P जो है हायर पोटेंशियल पे है, N लोअर पोटेंशियल पे, तो ये भी फॉरवर्ड बायस है, ये भी कंडक्टिंग हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस भी 0। करंट बैटरी से ऐसे आएगी, ऐसे पहुंचेगी, जब यहां पहुंचेगी तो यहां से करंट को यहां जाने के लिए दो रास्ते होंगे, एक सीधा 2 ओम से जा सकती है, एक ऊपर से जा सकती है। जब दो रास्ते करंट को मिलते हैं जाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के दो ऑप्शंस होते हैं, तो जिस ऑप्शन में रेजिस्टेंस कम होता है उस रास्ते से ज्यादा करंट पास होती है, और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें से कम करंट जाती है। अगर दोनों में रेजिस्टेंस बराबर है तो दोनों में बराबर बराबर करंट जाएगी, और अगर एक में रेजिस्टेंस है और दूसरे में है ही नहीं, तो जिस रास्ते का रेजिस्टेंस 0 है पूरी पूरी करंट उसी में चली जाएगी, यानी शॉर्ट सर्किटिंग वाली स्थिति आ जाएगी। तो चूंकि अब जैसे P पॉइंट से Q पॉइंट तक जाने के दो रास्ते, एक 2 ओम से होते हुए, एक वाया 2 ओम है, एक वाया डायोड है। वाया डायोड में रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ये खाली रास्ता हो गया, तो जाहिर सी बात पूरी पूरी रजिस्ट करंट यही पसंद करेगी कि उसको खाली रास्ता मिले, तो पूरी करंट ऊपर चली जाएगी ऊपर, और नीचे इस बीच वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगी, तो ये रेजिस्टेंस बेकार हो जाए, 2 ओम बेकार। अब जब ये बेकार हो गया तो पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना बचा 1 ओम, और ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट। डायोड आइडियल है, उनका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा जो भी लगे हुए हैं। तो अब करंट पूछी जा रही, तो करंट होती है नेट ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ पूरे सर्किट में, एक ही बैटरी है 2 वोल्ट की, और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 ओम, क्योंकि डायोड का रेजिस्टेंस तो 0 होगा और 2 ओम में करंट नहीं जा रही, तो ये बेकार हो गया, तो 1। तो करंट आ जाएगी 2 एम्पियर। तो करंट जो सर्किट में होगी वो 2 एम्पियर होगी, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन करंट 2 एम्पियर। Two particles A and B move along the periphery of a circle of radius r with the same uniform speed u. दो पार्टिकल सेम यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं, एक यहां पर है, ये भी u स्पीड से जा रहा है, एक यहां पर है, ये भी u स्पीड से जा रहा है। पार्टिकल A फॉलोज B, A पीछे है, B आगे। ए क्वार्टर ऑफ द सर्कमफ्रेंस बिहाइंड इट, चौथाई सर्कमफ्रेंस पीछे है, तो A यहां है, B यहां, चौथाई सर्कमफ्रेंस का अंतर है। एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ए का एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में। लिखा हुआ है जब दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं, जब दोनों की स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड, तो जाहिर सी बात टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, केवल, और सर्कुलर मोशन हो रहा है तो केवल सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा। तो इसमें भी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा, सेंटर की तरफ u स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर वाला, और इसमें भी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ u स्क्वायर बाई आर। दोनों का रिलेटिव पूछ रहे हैं तो एकदम आसान है। एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो है माइनस u स्क्वायर बाई आर आई कैप, एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है वो है माइनस u स्क्वायर बाई आर जे कैप। एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी हो जाएगा ए माइनस ए बी, और ये करोगे तो ये आएगा माइनस यू स्क्वायर आर बाई आर आई कैप प्लस यू स्क्वायर बाई आर जे कैप। मैग्नीट्यूड पूछा गया, मॉड ले लोगे, तो मॉड लोगे तो मॉड ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाई आर रूट 2।
तो आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर बाई आर रूट टू। डायरेक्शन पूछी जाएगी तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा, निकालना डायरेक्शन आता है, निकाल सकते हैं, यहाँ पूछी नहीं गई तो नहीं निकालेंगे। तो यू स्क्वायर बाई आर रूट टू यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। लेंथ दिया है 1 मीटर। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इट्स लोकेशन इज पाई स्क्वायर, तो जी की वैल्यू पाई स्क्वायर दी, तो टाइम पीरियड हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल की जगह 1 मीटर रख देंगे और जी की जगह पाई स्क्वायर, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अपॉन पाई यानी 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड का सही आंसर होगा 2 सेकेंड, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाए, है ना। तो ये पेपर खत्म हुआ, तो आज इसको यहीं तक रखेंगे। आज थोड़ा सा जल्दी बताया हमने, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ रहा है आपका, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वीडियो देखने में खर्चा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने थोड़ा फास्ट बताया। किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न किसी क्वेश्चन में रह जाए तो क्लास के लिए आते ही हैं, वहाँ पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी थोड़ा फास्ट बताने का रीज़न ये है कि आपका एग्ज़ाम आ रहा है, तो बहुत टाइम आपका वीडियो पे खर्चा ना हो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के सोल्यूशन में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।